बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेसन में कुछ ऑर्गेनेलिज को डिस्कस किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि बाकी बच जाने वाली ऑर्गेनेलिज जैसे कि राइबोसोम्स और वैक्यूल हैं, उनको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स और लाइसोसोम और वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर। तो स्टूडेंट्स, ओ लेवल में चूंकि ये ऑर्डिनरी लेवल है, यहाँ पर हमें इनके सिर्फ ऑर्गेनाइज की बेसिक स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। हमें इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर्स के हवाले से मुख्तसर डिटेल की ज़रूरत है। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स दरअसल बहुत छोटे स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें आम तौर पर प्लांट और एनिमल सेल में नज़र आते हैं। यहाँ ये डायग्राम मैंने लगाई है। इस डायग्राम में राइबोसोम्स को मैंने मार्क किया है। ये राइबोसोम्स बहुत छोटे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइबोसोम्स जो हैं टेक्निकली दो पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। और ये राइबोसोम्स जो कि बहुत ही स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। बने हुए किस चीज़ के हैं? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के बने हुए हैं। और इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस। जी, जैसा कि मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब हमें सीमेंट बनाना है, तो सीमेंट बनाने में सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसमें कोई मशीन होगी। ठीक है, आपने घरों में मिल्क शेक बनाना है, उसके लिए हमें उस शेकर की ज़रूरत है। तो इसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स की ज़रूरत है। राइबोसोम्स के बगैर प्रोटीन सेल में नहीं बन सकती। अगरचे कि प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में है और डीएनए की जो कॉपी बनती है वह है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, जो हम आखिरी चैप्टर इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। लेकिन उस एमआरएनए को रीड करवाना और उस एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक अमीनो एसिड्स को जोड़ना, ये काम राइबोसोम के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो राइबोसोम का नाम जहां पर आए, आप समझ जाएं कि प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है। इस एरिया में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है और राइबोसोम्स प्लांट एनिमल सेल्स दोनों में है, इवन के बैक्टीरिया में भी हैं। लेकिन फर्क ये है कि प्लांट और एनिमल और फंजाई के जो सेल्स हैं उनमें जो राइबोसोम हैं वो लार्ज साइज के हैं, जबकि राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया में है वो स्मॉल साइज के हैं। इसके बाद वैक्यूल्स। देखिए, वैक्यूल जो है वो एक वेजिकल है, बड़ी ही थिन मेम्ब्रेन वाला एक बुलबुला कह लें। अब आप देखिए, मैंने प्लांट सेल के वैक्यूल को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो प्लांट के जो सेल हैं उनमें वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें बहुत से वैक्यूल्स होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। प्लांट में इस वैक्यूल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और एक बात और आपको बता दूं कि प्लांट्स में जो बड़ा एक ही वैक्यूल होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो टोनोप्लास्ट इस मेम्ब्रेन का नाम है। और इस वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी मटेरियल है, उसे सेल सैप कहा जाता है। तो ये वैक्यूल करता क्या है प्लांट्स में? इस वैक्यूल का काम ये है, ये स्टोर हाउस है। इसमें बहुत से मटेरियल स्टोर किए जाते हैं। जैसे मेरे पास एक पुरानी साइकिल हो और वो टूट जाए, तो मैं कहूँगा जनाब जाएं इसको स्टोर में रख दें। और मेरे पास एक साइकिल मौजूद है और मुझे गिफ्ट में एक और नई साइकिल मिल गई, तो मैं कहूँगा कि ये नई साइकिल जाके जी स्टोर में रख दें एहतियात से, बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टोर है उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि वैक्यूल जो है वो एक स्टोर हाउस का काम कर रहा है। उसमें दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं, मीन्स के टॉक्सिक वेस्ट भी हैं जिनको सेल चाहता है कि वो साइटोप्लाज्म में ना रहे, उसको वैक्यूल में भेज दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। और वैक्यूल में चलाने के बाद वो मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेम्ब्रेन से टकराकर सेल से बाहर निकल जाते हैं। और फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि और बहुत से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के लिए ये एक स्टोर हाउस है। और वक्त आने पर अहम चीज़ें, मटेरियल, स्टोर्ड मटेरियल इसमें से निकाल कर वापस सेल को दिए जाते हैं। तो वैक्यूल जो हैं प्लांट सेल में, इनमें जब पानी भर जाए, वाटर फिल्ड हो जाए, तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं। इस तरह के सेल को जिसमें वैक्यूल फूल जाए, जिसमें पानी भर जाए, उसे क्या हम कहते हैं? टर्जिड। दैट दिस सेल इज टर्जिड।
and process is turgidity. तो स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम्स और जो वैक्यूल थे उनकी मुख्तसर सी डिटेल विद द फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शंस एंड सेल स्ट्रक्चर्स, उनके अडॉप्टेशन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम स्ट्रक्चर्स जो बनाए हैं उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को आपके सिलेबस में सेलेक्ट किया गया है, जैसे कि डायग्रामेटिकली भी आपके सामने है। रूट हेयर सेल, रूट हेयर सेल का स्ट्रक्चर आम सेल से मुख्तलिफ है। तो अगर मैं इसके टाइटल की बात करूं तो टाइटल ये कह रहा है हमें कि अल्लाह ताला ने जो रूट हेयर सेल को बनाया है मुख्तलिफ तरह का, उसकी इस खास शक्ल सूरत में क्या ऐसी बात है कि उसका जो काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो बहुत बेहतर हो जाता है, वो इन्हेंस हो जाता है, और उसके फंक्शन को उसका स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। कैसे करता है, क्या अडॉप्टेशन है, क्या खास बातें हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक प्लांट, और उस प्लांट में जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स से छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं, उन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। अब रूट या रूट हेयर का जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में रख कर देखते हैं, तो आउटरमोस्ट लेयर जो है, उस आउटरमोस्ट लेयर में बहुत से सेल्स हैं, जिनमें से कुछ सेल, सारे सेल नहीं, आप देख रहे होंगे कि रूट के एपिडर्मिस के सारे सेल नहीं, कुछ सेल उंगली नुमा इलांगेटेड शेप के हैं। ये जो लंबे वाले हैं इनका नाम है रूट हेयर सेल्स। अब इनका ये खास स्ट्रक्चर क्या है, ये थिन है, इलांगेटेड हैं, और थिन और इलांगेटेड होने की वजह से इनका जो है वो काम ये है कि ये आसानी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि जो रूट हेयर सेल है उसकी शक्ल मुख्तलिफ है, और यही इसका जो मुख्तलिफ शक्ल सूरत का होना है, ये हेल्पफुल है इसके फंक्शन में। तो अब हम यहाँ पे इसके अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन का मतलब है कि वो ख़ास फीचर्स जिसकी वजह से ये दूसरों सेल से मुख्तलिफ है, और इसका फंक्शन उसकी वजह से स्पीड अप हो जाता है। तो नंबर वन पर है इसकी इलोंगेटेड शेप। ठीक है, इसकी इलोंगेटेड शेप, जैसे कि नज़र भी आ रहा है, इसकी इलांगेटेड शेप की वजह से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा है। अभी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक शीट जो है, एक शीट जो है 3 सेंटीमीटर की, वो 1 लीटर पानी को अब्सॉर्ब करती है। मैंने इस शीट को फोल्ड कर दिया बैलून फॉर्म में। अब ये एरिया कवर कर रही है 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये पानी अब्सॉर्ब कर रही है उतना ही 1 लीटर। शक्ल उसकी चेंज होगी ना, शक्ल मॉडिफाइड होगी। तो अब पहले जितने एरिया में ये 1 लीटर एब्जॉर्ब कर रही थी 3 सेंटीमीटर, जब शेप उसकी बदली, फोल्ड किया, तो अब वो एरिया कवर कर रही है जस्ट 1 सेंटीमीटर। तो अब जो इसका एक्चुअल एरिया था 3 सेंटीमीटर, वहां पर ये फोल्डेड शेप वाले 3 आ सकते हैं वैल्यूज। और काम जो पहले 3 सेंटीमीटर के एरिया में 1 लीटर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब 3 सेंटीमीटर के एरिया में 3 लीटर वाटर एब्जॉर्प्शन का होगा। मीन्स के काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई। इसे कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होना, कि कम एरिया में उतना ही काम करना और कम एरिया में तादाद का ज्यादा हो जाना। तो इस रूट हेयर सेल को अगर हम कट करके सीधा शीट लाइक करें, तो एक नॉर्मल सेल जितना एरिया कवर करता है उससे 3 गुना ज्यादा ये एरिया है। लेकिन चूंकि उसकी लॉन्गेटेड शेप हो गई है, और नीचे से उसने उतना ही एरिया कवर किया हुआ है जितना एक नॉर्मल एपिडर्मल सेल ने किया हुआ है, तो यहाँ पर जगह उतनी ही ले रहा है रूट हेयर सेल इलोंगेटेड, मगर काम 3 गुना ज्यादा कर रहा है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है इस शेप की वजह से। और तीसरे नंबर पर नो क्लोरोप्लास्ट। हम अच्छी तरह जानते हैं कि रूट्स में क्लोरोप्लास्ट की जरूरत ही नहीं, ना वहाँ पे रोशनी होती है। तो वो एरिया भी कवर हो गया, वो एरिया भी मिल गया वाटर मोर एब्जॉर्प्शन के लिए, मोर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो रूट हेयर सेल्स जो हैं उनकी ये 3 अडॉप्टेशंस थी, उनका स्ट्रक्चर था जो हमने डिस्कस किया, और हमें पता चल गया कि एक रूट हेयर सेल जो इलोंगेटेड शेप का है, उसकी उस इलोंगेटेड शेप की वजह से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है,
उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और उसमें क्लोरोप्लास्ट के ना होने की वजह से एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है जाइलम। स्टूडेंट्स देखें, जो जाइलम है, जाइलम टिश्यूज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। हमें पता है कि जाइलम टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली वाटर पाइप हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स जो हैं वो पानी को कंडक्ट करते हैं, पानी को पहुंचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जाइलम टिश्यूज हैं उनका मेन काम तो यही है कि इनका काम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, रूट्स से स्टेम और लीव्स तक पानी को पहुंचाना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जाइलम टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वेसल सेल्स, ठीक है जी। और वेसल सेल्स के साथ साथ ट्रैकीड्स, इन दोनों सेल से मिलकर जाइलम टिश्यूज बने होते हैं। और अगर मैं वेसल्स की बात करूं तो वेसल्स जो हैं ये बैरल शेप्ड हैं, और बैरल शेप्ड होने की वजह से इनकी खास ढोलकी नुमा शक्ल और इनके दोनों एंड्स ओपन हैं। आप इसको जहन में कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रॉ के तौर पर। एक स्ट्रॉ जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके दोनों एंड ओपन होते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जाइलम में जो वेसल सेल्स हैं उनके भी दोनों एंड्स ओपन हैं। और जो जाइलम के वेसल सेल्स हैं, याद रखिए ये डेड सेल्स हैं। जी बिल्कुल। ट्रैकीड्स जो इलोंगेटेड हैं और इनके साथ होते हैं, ये भी डेड सेल्स हैं। ये डेड क्यों हुए? क्या ये शुरू से डेड थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वेसल्स और ट्रैकीड सेल्स जो हैं ये शुरू में जिंदा लिविंग सेल्स हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनके सेल वॉल के ऊपर खास किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है लिग्निन, जो बड़ा हार्ड होता है, उसकी तहें चढ़ती जाती हैं। इतनी चढ़ जाती हैं कि सेल चारों तरफ से पैक होकर बिल्कुल सील हो जाता है और अंदर का मटेरियल खाली हो जाता है। और इस तरह से ये सेल डेड हो जाते हैं और अंदर से खाली हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, स्ट्रॉ की तरह। अगर ये ऐसा ना होता तो यकीनन पानी ट्रांसपोर्ट ना होता। तो अब हम देखते हैं इनके अडॉप्टेशन की तरफ, इनके खास स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी अडॉप्टेशन तो यही है कि वेसल सेल्स आर, या वेसल्स या साइलम टिश्यूज आर डेड टिश्यूज। इनका डेड होना ही इनके लिए ब्लेसिंग है। आम सेल से ये मुख्तलिफ हैं, आम सेल जिंदा सेल होते हैं जबकि ये सेल डेड हैं। और ये टिश्यू जो है जाइलम टिश्यू, ये एक डेड टिश्यू है। ये इसकी अडॉप्टेशन है, इसकी खास बात है। और इस खास बात की वजह से इसके अंदर साइटोप्लाज्म का ना होना, प्रोटोप्लाज्म का ना होना, ये अंदर से खाली होना। जितना खाली होगा उतना पानी आसानी से अपटेक हो सकेगा, पानी उतना आसानी से मूव कर सकेगा, ऊपर चढ़ सकेगा। जैसा कि स्ट्रॉ में हम देखते हैं कि स्ट्रॉ बिल्कुल अंदर से खाली है तो आसानी से हम कोल्ड ड्रिंक हम तक पहुंचती है। नंबर टू, दूसरी अडॉप्टेशन, इसकी सेल वॉल्स का मोटा होना, इसकी सेल वॉल्स का थिक होना, और उन पर लिग्निफिकेशन होना, लिग्निन की वजह से बहुत मोटा होना। मैं भी अपने घर में अगर पानी के पाइप ने डलवाऊंगा तो मैं कहूँगा जी मजबूत पाइप डालें ताकि लीकेज ना हो। अल्लाह ताला ने ये जो पानी के पाइप प्लांट्स के अंदर, रूट स्टेम और लीव्स के अंदर जो लगाए हैं, इनकी दीवारें बहुत मजबूत हैं लिग्निन की वजह से, ताकि लीकेज ना हो। तो जनाब, सेकेंड अडॉप्टेशन इसकी यह है कि बिकॉज ऑफ द लिग्निन देयर सेल वॉल्स आर रियली थिक, वेरी हार्ड, एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। और बहुत थिक होने की वजह से प्रेशर को भी विथस्टैंड करती हैं, प्रेशर को भी बर्दाश्त करती हैं पानी के। और पानी आसानी के साथ ऊपर चला जाता है बगैर किसी लीकेज के। और ये जितनी भी लकड़ी है, याद रखिए, ये तमाम की तमाम लकड़ी लिग्निन है। ये पुराने मरे हुए जाइलम टिश्यूज हैं जो कुल्हाड़ियों से हम काट रहे होते हैं, जो लकड़ी, क्योंकि हर साल नए जाइलम और फ्लोएम बनते रहते हैं। बहरहाल, तीसरी अडॉप्टेशन, पहली जाइलम का डेड होना, दूसरी इसकी सेल वॉल का बहुत ज्यादा मोटा होना, और तीसरी इसकी एंड वॉल्स का ओपन होना। दोनों तरफ एंड वॉल्स का ओपन होने की वजह से क्या है कि बल्क फ्लो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी जो है वो मूव कर सकता है, वन वे फ्लो होता है इसमें। ठीक हो गया? तो ये तीन अडॉप्टेशंस हैं जो कि जाइलम टिश्यू की हैं, और उसकी वजह से जाइलम टिश्यू जो है वो आम टिश्यू से मुख्तलिफ है। और डेफिनेटली ये तमाम अडाप्टेशंस को सपोर्ट भी करती हैं। और स्टूडेंट्स, जो
नेक्स्ट टिश्यू है वो है रेड ब्लड सेल्स, बल्कि ये सेल्स हैं, ब्लड एक टिश्यू है टाइप ऑफ स्पेशल। तो यहाँ रेड ब्लड सेल्स जो है उसको हमने डिस्कस करना है, उसके खास अडॉप्टेशन को, क्योंकि ये भी आम सेल से बड़ा मुख्तलिफ है। आम सेल से ये मुख्तलिफ क्यों है? उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि नंबर वन, कि जो रेड ब्लड सेल हैं ये बाइकनकेव इन शेप होता है। बाइकनकेव इन शेप का मतलब सिंपल सी बात बता दूं, एक राइस प्लेट होती है सीधी, और एक हमारा जो सालन की सूप की प्लेट होती है, गहरी होती है। तो रेड ब्लड सेल जो है ये बाइकनकेव इन शेप है, किनारे मोटे हैं, दरमियान से पतला है। तमाम रेड ब्लड सेल के जो अंदर सुर्ख रंग की प्रोटीन हीमोग्लोबिन है वो इसके किनारों में आकर जमा हो जाती है, इसकी बाइकनकेव शेप की वजह से। और हम ये भी कहते हैं कि इसकी इस शेप की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, रेड प्रोटीन, उस हीमोग्लोबिन का काम यही है कि उसने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात और बड़ी अडॉप्टेशन ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, शुरू में जब बोन मैरो सेल में रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये वहां से ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में आ जाते हैं और मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तमाम ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाती हैं, ताकि मैक्सिमम स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए हीमोग्लोबिन को भरने के लिए। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मुमकिन होगी। तो एक रेड ब्लड सेल के अंदर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके लेके जा सकता है। और इसकी एक और अडॉप्टेशन ये है कि रेड ब्लड सेल आसानी से स्क्वीज हो सकता है। ये उन जगहों पर भी जाता है जहां पर कोई और सेल नहीं जा सकता। ब्लड कैपिलरीज बहुत छोटी और तंग नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये उनके अंदर स्क्वीज होकर मूव करता है, क्योंकि इनका जो डायमीटर है और जो एक ब्लड कैपिलरी का डायमीटर है वो तकरीबन सेम है। तो ये स्क्वीज अगर ना हो तो उस कैपिलरी को फाड़ दें, लेकिन स्क्वीज होकर मूव करते हैं और हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और वहां से CO2 कलेक्ट करते हैं। तो इनका लार्ज सरफेस एरिया है, इनकी डिस्क शेप जो है इनके लार्ज सरफेस एरिया को बढ़ाती है गैस एक्सचेंज के लिए। इनमें सुर्ख रंग की एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को अटैच करती है, और इनमें न्यूक्लियस का ना होना, ये इसके अडॉप्टेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने कवर किए हैं इन तमाम टॉपिक्स को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के साथ, और मैं कुछ और स्पेशलाइज सेल्स की बात करूंगा और मैग्नीफिकेशन की बात करूंगा। हमारे चैप्टर नंबर 1 में ओ लेवल्स के नए सिलेबस में मैग्नीफिकेशन के बारे में नया टॉपिक ऐड हुआ है, उस नए टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपके फीडबैक का मुंतजिर रहूंगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।